हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आरएमएस, आरआईएमसी और नवोदय विद्यालय के जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके जनरल साइंस का जो टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जो बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं वो एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाएं और ये सारी चीज़ें साथ साथ नोट करें। इस टॉपिक से इन एग्जाम्स में या कोई भी एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, यानी ये ऐसा टॉपिक है जो कभी भी कोई भी एग्जामिनर मिस नहीं कर सकता, इसलिए आपको भी इस टॉपिक को मिस नहीं करना है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत वाइड है, लेकिन हम इस टॉपिक को एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो, डाइजेशन। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो। देखो बच्चों, दिन भर की हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, चाहे खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है, तो जो एनर्जी फूड से बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन। वापस सुन लो, फूड से एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? डाइजेशन। इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में फूड के जो लार्ज पार्टिकल्स है, हम जो भी खाना खाते हैं, फूड के जो लार्ज पार्टिकल्स है उनको टाइनी पार्टिकल्स में या सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो जो फूड के लार्ज पार्टिकल्स है उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड। और जो टाइनी पार्टिकल्स या सिंपलर सब्सटेंस है उनको बोलते हैं सिंपलर सब्सटेंस या सिंपलर फूड। कॉम्प्लेक्स फूड क्या होगा? लार्ज फूड पार्टिकल। और दूसरा सिंपलर फूड क्या होगा? टाइनी फूड पार्टिकल। अब ये जो प्रोसेस है ये कैसे रनिंग होगा, ये हम इस डाइजेशन या इस वीडियो में धीरे धीरे देखें। ठीक है, तो अगर एक लाइन में डाइजेशन की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखोगे? कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर। अब आप सोचोगे कि ये कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर फूड में क्यों कन्वर्ट किया? तो होता क्या है कि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारे ब्लड में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है वो सिंपलर फूड की, या सिंपलर फूड कौन से होंगे आगे मैं बताऊंगा। एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, वो होते हैं सिंपलर फूड। तो बॉडी सिंपलर फूड में एनर्जी को एक्सेप्ट कर। ठीक है, इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? सिंपलर फूड। ठीक है, आगे देख, आगे आप हेडिंग लगा लो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, सिस्टम क्या होता है? जब कोई बहुत सारी चीजें मिलकर काम करती है उसको अपन बोलते हैं सिस्टम। यहाँ पर क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें मिलकर काम कर रही है? तो याद रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो आपके होगा एलिमेंट्री केनाल। एक क्या होगा? एलिमेंट्री केनाल। और इसके साथ दूसरा क्या होगा आपके? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा क्या होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है,
पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल में रन होगा, ठीक है, धीरे धीरे होगा। और उसकी जो हेल्प कौन करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी सीक्रेशन निकलेगा वो इनकी डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसकी एक तो आपको लेंथ याद रखनी है। इसकी जो लेंथ है वो 10 to 12 मीटर होती है। कितनी होती है, 10 to 12 मीटर लॉन्ग। कहीं कहीं पर इसकी लेंथ आपको 32 फीट भी लिखी हुई मिलेगी। कितनी मिलेगी, 32 फीट। तो ये दोनों पहली, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ गया एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ। उससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो शुरू होती है वो कहाँ से होती है, आपके माउथ से। पहला जो भाग है एलिमेंट्री कैनाल वो क्या है, माउथ। माउथ को और क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। माउथ को और क्या बोलेंगे, बक्कल, ठीक है। तो यहीं पे आपका एक क्वेश्चन बन गया कि भाई एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है, तो ये आपके बक्कल कैविटी या माउथ से शुरू होती है। इसके बाद खाना, बक्कल कैविटी के बाद खाना कहाँ जाएगा आपके वो जाएगा आपके इसोफेगस में। कहाँ जाएगा, इसोफेगस। इसोफेगस को और क्या बोलते हैं, फूड पाइप। इसोफेगस का और अनदर नाम क्या है आपका, फूड पाइप। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो माउथ से किस में आ गया, इसोफेगस। इसोफेगस के बाद में जो तीसरा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है आपके स्टोमक। कौन सा है, स्टोमक। आपको ध्यान रखना है जे शेप्ड का ऑर्गन। आपके जो अल्फाबेट में जे आता है, अल्फाबेट में जे आता है, उसी शेप का क्या है, स्टोमक। तो ब्रैकेट में लिख लेना जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। चौथा पार्ट, स्टोमक के बाद आपके जो खाना है वो कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो भी आपको ध्यान रखनी है, ये होती है 7 से 7.5, यानी 7 to 7.5 मीटर। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ 10 to 12 मीटर, उसमें से 7 to 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब कौन सी हो गई है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका जो खाना है वो कहाँ जाएगा, ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में अगला पार्ट आपका जो है वो है रेक्टम। कौन सा है, और जो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है यानी कि जहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल जाके खत्म होती है वो कौन सा है आपका, एनस। कौन सा पार्ट है, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक है, माउथ से लेकर एनएस तक। ये पार्ट आपको इसी ऑर्डर में याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो आपको पता होने चाहिए ये 7 नाम, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नाम मिले आपको वो क्या होगा, आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, ठीक है। अगला दूसरा भाग आ जाता है अपना एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में अपने 4-5 ग्लैंड है, इनसे क्या होता है, अब देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड। दो तरह की ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स क्या होती है, एक तरह की शरीर में अपनी बॉडी में कुछ गांठ जैसी होती है, ठीक है, जिससे कुछ सीक्रेशन निकलता है। अब एंडोक्राइन जो होता है ये क्या होती है, इसमें डक्ट नहीं होती है, यानी इसमें ट्यूब नहीं होती, इसको बोलते हैं डक्टलेस। तो ये जो अपना सीक्रेशन है ये कहाँ सीक्रेट करती है, ब्लड के अंदर। कहाँ सीक्रेट करती है, इनटू द ब्लड। लेकिन ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है इनके डक्ट होती है, क्या होती है, डक्ट। तो ये जो अपना सीक्रेशन है ये बॉडी के बाहर करती है, ये कहाँ करती है, बॉडी के बाहर। यानी सिंपल शब्दों में एंडोक्राइन
बॉडी के अंदर करती है और एक्सोक्राइन बॉडी के बाहर, सीक्रेट आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये तो होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। अब कौन कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे काम आए। तो सबसे पहले आपके माउथ में होती है सेलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी होती है? सेलाइवरी। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाती है स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी आ जाती है? गैस्ट्रिक। उसके बाद जो आपके तीसरे नंबर की ग्लैंड है वो आ जाती है लीवर। लीवर का आपको याद रखना है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है यानी लार्जेस्ट ग्लैंड वो कौन सी है? लीवर। इसके ब्रैकेट में लिखना है लार्जेस्ट ग्लैंड। इसके बाद डाइजेशन में कौन सी ग्लैंड हेल्प करेगी? तो आपको लिखना है पेनक्रियाज। क्या लिखना है? पेनक्रियाज। और जो लास्ट में एक और जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, नाम अच्छे से याद कर लेना, इंटेस्टाइनल। अब हम इन सभी पार्ट्स और इन सभी पार्ट्स को धीरे धीरे देखेंगे और इन्हीं में क्या होगा? डाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई जो हम फूड खाते हैं उस फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उन फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन किस न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है और किसका नहीं होता। ठीक है, तो अब हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। ठीक है, हेडिंग लगा लो, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। अब देखो हमारे फूड में एक होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है? कार्बोहाइड्रेट। एक होता है हमारी बॉडी में फैट। फैट को और क्या बोलते हैं? लिपिड। ठीक है, एक और जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में होता है वो होता है प्रोटीन। कौन सा होता है? प्रोटीन। और क्या होता है फूड में? और होता है भाई मिनरल्स। मिनरल्स यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये होते हैं मिनरल्स। ठीक है, और हमारे फूड के अंदर क्या होता है? और होता है वाइटामिन्स, जिनको हम विटामिन्स बोलते हैं। ये भी हमारे फ्रेंड्स में होते हैं। इसके साथ आपको ध्यान रखना है वाटर। और क्या होता है? अब देखो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में एक्सेप्ट करती है, ये ध्यान रखना आपको। ग्लूकोज। किसकी फॉर्म में एक्सेप्ट करती है? ग्लूकोज की फॉर्म। फैट या लिपिड इनको हमारी बॉडी किस फॉर्म में एक्सेप्ट करती है? याद रखना है फैटी एसिड की। किसकी फॉर्म में? फैटी एसिड। ये सिंपलर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। अगला आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन को हमारी बॉडी अमीनो एसिड की फॉर्म में एक्सेप्ट करती है। किसकी फॉर्म में एक्सेप्ट करती है? अमीनो एसिड। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिनरल्स, विटामिन और वाटर, इन तीनों का हमारी बॉडी में डाइजेशन नहीं। तो क्या होता है भाई? इन तीनों को हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती है। डायरेक्ट क्या करती है? एब्जॉर्ब। तो डाइजेशन किस किस का होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, तो पहली बात तो इन तीनों का आपको याद रखना है कि इनका होता है डायरेक्ट
एब्जॉर्प्शन और नो डाइजेशन। इनका कोई डाइजेशन नहीं होता, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में। और इन तीनों का क्या होता है, डाइजेशन। इन तीनों का होता है आपके डाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन सी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है डायरेक्ट, और किन का डाइजेशन नहीं होता है और किन का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स डायग्राम के द्वारा। कैसे देखेंगे, विद डायग्राम। ये आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब मैं आपको बता देता हूँ एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट अपन ने नाम लिखे वो एक्चुअल में कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले ये जो आपको एक नंबर पे दिख रहा है इसको बोलते हैं बक्कल गिल, यानी कि माउथ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक आपको ध्यान देना, ये जहाँ पर मैं मार्कर से कर रहा हूँ निशान, ये देखना आपको, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। तो क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ये फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स में क्या होता है, एयर और फूड दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथ और फूड एंड फूड और एयर के लिए फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथ। यानी अब फेरिंग्स को मैं एक बार आपको साइड में बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक ट्यूब आ रही है, ये फेरिंग्स है। इसके बाद क्या होता है, एक ट्यूब इधर चली जाती है, एक ट्यूब इधर चली जाती है। ठीक है, ये तो एयर को ले जाती है और ये ट्यूब होती है वो आपके फूड को ले जाती है। और ये ट्यूब कौन सी हो गई, फूड को ले जाने वाली, इसोफेगस। कौन सी हो गई भाई, इसो। तो फेरिंग्स आपको पता चल गया होगा, ये आपके फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग से फूड और एयर दोनों साथ साथ है। उसके बाद ये आ गया आपके 2 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है, ये है इसोफेगस। इसोफेगस को हम और क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ठीक है, अब खाना कहाँ आ गया, इसोफेगस। इसोफेगस के बाद इसोफेगस कहाँ खुलेगा, सीधा स्टोमक में। इसोफेगस कहाँ खुलता है, स्टोमक। स्टोमक जो है वो ये जे शेप्ड का ऑर्गन, किस शेप का है, जे शेप का ऑर्गन। तो 3 नंबर में आप लिख लेना स्टोमक। ठीक है, अगला देखो, स्टोमक के बाद खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो आपको 4 नंबर अंदर दिख रहा है तो बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आपका जो फूड है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो बार वाला आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आपका खाना कहाँ जाता है, रेक्टम में। कहाँ जाता है अभी, रेक्टम। जहाँ पर खान जो आपके डाइजेस्टिव वेस्ट है वो टेम्परेली यहाँ पर क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, अगला आपके जो 6 नंबर दिख रहा है, यानी रेक्टम के बाद खाना जाएगा आपके एनएस में। कहाँ जाएगा, एनएस में। तो ये तो हो गए अपने एलिमेंट्री किनार। अब कुछ एक अपन ने पढ़ी थी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो आपको बड़ी दिख रही है, ये होता है आपके लीवर। क्या होता है, लीवर, जिसको अपन ने देखा था लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। अब लीवर के जस्ट साइड में यहाँ पर एक होता है गॉल ब्लैडर। क्या होता है,
गाल, इसका क्या काम होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट स्टोमक के नीचे एक होती है आपके पेनक्रियाज। स्टोमक के नीचे क्या होती है? पेनक्रियाज, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है आपके इंटेस्टाइनल ट्रेन। तो ये डायग्राम के द्वारा अपन ने देख लिया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। अब हम धीरे धीरे करके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको वन बाय वन पढ़ेंगे और डाइजेशन कैसे कैसे होता है वो धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो अगली अपनी, माउथ। हेडिंग लगा लो माउथ। इसको हम और क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। और क्या बोलते हैं इसको? बक्कल कैविटी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले माउथ में क्या क्या होता है, एक आपको याद रखना है कि एक इसमें ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से आपके दो तरह के एंजाइम सीक्रेट होते हैं। एक का नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। और इसी को और क्या बोल सकते हैं हम? सलाइवरी अमाइलेज। तो और क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। इस एंजाइम का क्या काम होता है? ये एंजाइम आपके जो स्टार्च होता है, स्टार्च को और क्या बोलते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट करता है माल्ट। कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है कि टाइलिन या सेलाइवरी अमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है या फिर स्टार्च का डाइजेशन करता है। दूसरी बात, माउथ में आपके सेलाइवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? एक लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। इस लाइसोजाइम एंजाइम का क्या काम होता है? ये जो अपनी फूड के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये उन बैक्टीरिया को खत्म करता है या किल करता है। किल द बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन, ठीक है। दो बात, पहली सेलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन करता है। दूसरा लाइसोजाइम जो क्या करता है, खाने के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उन बैक्टीरिया को ये खत्म करता है। अगली चीज, माउथ के अंदर आपके टीथ होते हैं। तो टीथ सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फूड को थोड़ा छोटा करने में कौन मदद करते हैं? टीथ। इसलिए डाइजेशन को क्या बोलते हैं? फिजियोकेमिकल प्रोसेस। डाइजेशन इज also called as physiochemical प्रोसेस। इसका क्या मतलब हुआ फिजियोकेमिकल का? देखो फिजियो यानी फिजिकली, यानी दांत है वो फिजिकली फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसके बाद जो आपके एंजाइम होते हैं, एंजाइम को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। तो वो एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेशन में मदद करते हैं। इसलिए डाइजेशन को क्या बोलते हैं? फिजियोकेमिकल प्रोसेस। उसके बाद तो अपन ने पढ़ा बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाए कि भाई डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो डाइजेशन आपके माउथ या बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। फिर पूछ ले माउथ में किसका डाइजेशन होता है? तो माउथ में आपके कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन, ठीक है। अगली आपको हेडिंग लगा लेनी है इसोफेगस।
अगली आपको हेडिंग लगा लेनी है ईसोफेगस, इसको हम और क्या बोलते हैं, फूड पाइप। अब देखिए, ईसोफेगस भी कम से कम 25-30 सेंटीमीटर की एक ट्यूब होती है, ठीक है, जिससे मुंह से खाना कहाँ तक पहुंचता है, स्टोमक तक। माउथ से कहाँ तक पहुंचता है, स्टोमक तक। अब देखो, ईसोफेगस खाने को लेकर आती है, तो डायरेक्ट मुंह से खाना पेट में गिरेगा तो वो अपने डाइजेशन के लिए सही नहीं है। इसके लिए क्या होते हैं, ईसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड है वो धीरे धीरे अपने स्टोमक में पहुंचता है। तो देखो, जैसे ये या आपकी ईसोफेगस, ठीक है, तो खाना है वो धीरे 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 कहाँ पहुंचता है, आपके स्टोमक। और किस मूवमेंट से पहुंचता है, उस मूवमेंट का नाम आपको याद रखना है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो क्वेश्चन आ जाए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ईसोफेगस या फूड पाइप से रिलेटेड। दूसरी चीज, ईसोफेगस सिर्फ माउथ से खाने को स्टोमक तक लाती है, यानी इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। क्या नहीं होता है, डाइजेशन। तो देर इज नो डाइजेशन, देर इज नो डाइजेशन इन ईसोफेगस, यानी फूड पाइप में आपके कोई भी न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया आपके ईसोफेगस। इसके बाद आपको हेडिंग लगानी है स्टोमक। अगली हेडिंग लगा लो आप, स्टोमक, तीसरे नंबर। ये आपके एक जे शेप का ऑर्गन है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो जे लेटर होता है उसके जैसे आपका क्या होता है, स्टोमक। तो जे शेप्ड ऑर्गन। पूछ ले एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेस्टिव सिस्टम में जे शेप्ड का ऑर्गन कौन सा होता है, स्टोमक होता है। अब स्टोमक के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, याद रखना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक, ठीक है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट करती है, तो तीन चीज ध्यान रखनी है। कितनी चीजें ध्यान रखनी है इसमें, तीन बातें आपको ध्यान। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उसमें होता है आपके HCl। क्या निकलता है, एक मिनट, हाँ, एक होता है आपके HCl, एक होता है आपके म्यूकस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस। और तीसरा जो होता है आपके, वो होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। अब इन तीनों के फंक्शन आपको याद रखने हैं। पहली बात तो, गैस्ट्रिक ग्लैंड से मान लो कि गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। कौन सा जूस निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस। और इन गैस्ट्रिक जूस किस किस से मिलकर बनेगा, HCl, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम। अब इन तीनों के क्या क्या फंक्शन है, HCl को याद रखना। HCl एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें आपकी जो पीएच होती है, वो पीएच होती है 1.8 के आसपास। कितनी होती है, 1.8। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये खाने को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है, यानी खाने को, फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे लिख लेना, एक HCl का काम, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फूड। पहला काम ये हो गया।
दूसरा काम HCl का क्या होता है, जो भी जम्स खाने के साथ स्टोमक के अंदर आ जाते हैं, खाने के साथ जो भी जम्स स्टोमक के साथ आ जाते हैं, उनको ये HCl खत्म करता है। तो दूसरी इसका फंक्शन याद रखना आपको, किल जम्स। क्या याद रखना है, जम्स को ये किल करता है। एक और HCl का काम होता है, ये जो आपके पेप्सिन है, पेप्सिन का पहले बता देता हूँ। जिस भी एंजाइम के पीछे आपको सिन मिले, वो आपके प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। किसका करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन। तो ये लिख लो, प्रोटीन डाइजेशन। अब ये जो पेप्सिन होता है ये पहले एक्टिव नहीं होता, इसको एक्टिव करने का जो काम है वो कौन करता है, HCl। तो HCl का तीसरा फंक्शन लिख लेना, एक्टिव पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम को कौन एक्टिव करता है, HCl। HCl के तीन काम हो गए, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, जर्म्स को मारेगा, और आपके पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करेगा। और फिर ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, फूड के साथ जो प्रोटीन है, जो न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन, उसका ये डाइजेशन करेगा। अब अगला बच गया आपके म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है, अब देखो, जे शेप्ड का जो आपका स्टोमक होता है, देख लेना एक बार, इसका जो यहाँ पर ये इसके तीन पार्ट होते हैं स्टोमक के। इसमें ये जो भाग होता है ये होता है कार्डियक। इसोफेगस आपके कार्डियक भाग के साथ जुड़ती है, स्टोमक के कार्डियक भाग के साथ इसोफेगस जुड़ती है। ठीक है। अब म्यूकस का काम क्या है, HCl है, एसिड है, एसिड खतरनाक होता है, तो ये पेट की अंदर की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, उसको ये नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है। तो म्यूकस क्या करेगा, ये जो स्टोमक की इनर लाइनिंग है यहाँ पर चिपक जाएगा। इससे क्या फायदा है, इससे म्यूकस यहाँ चिपकने से HCl इसके पास नहीं आ पाएगा। ठीक है। ये तो म्यूकस का काम क्या होगा, स्टोमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, एक लाइन में आप लिख लेना, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl। ठीक है, HCl से ये स्टोमक की इनर लाइनिंग को जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके स्टोमक। इसके बाद आप हेडिंग लगा दो लीवर। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, लीवर। लीवर क्या थी भाई, लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है अपनी बॉडी की। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लीवर। अब लीवर में क्या क्या होता है, देखिए, एक तो याद रखना, लीवर बाइल जूस का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है, बाइल जूस। पहला काम लिख देना, सीक्रेट बाइल जूस। दूसरी बात, ये जो बाइल जूस सीक्रेट हुआ है ये कहाँ पर जाके स्टोर होता है, ये भी याद रखना। बाइल जूस आपके जो गाल ब्लैडर होता है वहाँ पर स्टोर होता है। तो यहाँ लिख लेना, इट इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। ठीक है। तो लीवर का सीक्रेशन कहाँ से होता है, बाइल जूस का सीक्रेशन कहाँ से होता है, लीवर से। और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर। ठीक है। अगली बात, बाइल जूस किस किस से मिलकर बना है, तो याद रखना बाइल जूस के अंदर क्या क्या होता है। एक तो होते हैं सोल्ट, क्या होते हैं, बाइल सोल्ट। अगला इसके अंदर होते हैं बाइल पिगमेंट। क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट कौन कौन से, याद रखना, बिलीरुबिन। कौन सा, बिलीरुबिन।
और इसमें क्या होता है, और इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं। और बाइल जूस में क्या होता है, कुछ फॉस्फोलिपिड्स, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। तो बाइल जूस सोल्ट, पिगमेंट, मिनरल्स, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनता है। अगला हम देखते हैं बाइल जूस का फंक्शन क्या है। अगला लिखो, फंक्शन ऑफ बाइल जूस। अगली हेडिंग लगा लो, फंक्शन ऑफ बाइल। अब देखो, HCl आपके फूड को एसिडिक बना रहा था, तो ये जो बाइल जूस है ये फूड को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसकी जो पीएच होती है वो भी आपको याद रखनी है, 7.8 के आसपास। कितनी पीएच होती है, 7 के। और 7 से ऊपर जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, तो पहला काम तो इसका क्या है, प्रोवाइड बेसिक मीडियम। दूसरी बात, दूसरा इसका फंक्शन, जो भी फैट्स होते हैं लिपिड, उन फैट्स को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसका डाइजेशन करता है। बाइल जूस क्या करता है, फैट का डाइजेशन। और उस फैट के डाइजेशन को बोलते क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो एक नाम लिख लेना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स या लिपिड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फैट। फैट या तो फैट्स और लिपिड का डाइजेशन कौन करेगा, बाइल जूस करेगा। इसकी पीएच कितनी होती है, 7.8 होती है। और फैट के डाइजेशन को बोलेंगे क्या यहाँ पर हम, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब ये जो मैंने बाइल जूस का फंक्शन बताया, ये जो सारा फंक्शन कहाँ पर होगा, ये कहाँ पर, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये है हो गया आपके स्टोमक। ठीक है, स्टोमक के जस्ट ऊपर की ओर ये जो मैंने बनाया, ये हो गया आपके लीवर। लीवर के जस्ट नीचे की ओर जो आपको दिखेगा साइड में होता है, ये होता है गाल ब्लैडर। ठीक है, अब होगा क्या, लीवर से आपके एक डक्ट निकलेगी जिसका नाम होगा हिपेटिक डक्ट। कौन सी डक्ट होगी, डक्ट यानी ट्यूब। एक ट्यूब निकलती है जिसका नाम होता है हिपेटिक डक्ट, जो बाइल जूस को गाल ब्लैडर में लेकर आती है। दूसरी बात, गाल ब्लैडर से आपके एक डक्ट निकलती है, उसको बोलते हैं बाइल डक्ट। कौन सी डक्ट, बाइल डक्ट। ये कौन सी बताई मैंने, हिपेटिक। हिपेटिक शब्द कहीं भी आए वो लीवर से रिलेटेड होगा, क्या हो गया, हिपेटिक डक्ट। ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कैसे बाइल जूस गाल ब्लैडर में आता है और फिर कहाँ जाता है, ये आप ये दोनों मिलकर कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो ये जो फंक्शन रन होगा ये कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगली आपको हेडिंग लगानी है पेनक्रियास। कौन सी लगानी है, पेनक्रियास। अगली हेडिंग लगा लो आप, पेनक्रियास। पेनक्रियाज स्टोमक के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, पेनक्रियाज जो होती है वो आपके मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब ये एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन जो पेनक्रियाज होती है उससे आपके दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको बोलते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। साथ साथ याद कर लेना यहाँ पर, वैसे ये डाइजेशन में मदद नहीं करेंगे। एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन।
इंसुलिन आपने नाम सुना होगा, इसकी वजह से डायबिटीज डिजीज होता है, डायबिटीज मेलिटस। कौन सा डायबिटीज होता है? डायबिटीज। ये डिजीज कब होता है? जब इंसुलिन में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? लेक ऑफ ग्लूकोज। ये आप साइड में लिख लेना। अपने काम की जो चीज है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड से एक जूस सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है पेनक्रिएटिक जूस। कौन सा जूस होता है? इस पेनक्रिएटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम? 3 तरह। ये आपको सीधा ऐसे याद करने हैं, ATL। पहला एंजाइम होता है आपके एमाइलेज। कौन सा होता है? एमाइलेज। दूसरा जो होता है वो आपके होता है ट्रिप्सिन। और तीसरा जो एंजाइम होता है वो आपके होता है लाइपेज। अब ये 3 एंजाइम पेनक्रिएटिक जूस में होते हैं, तो इन तीनों के फंक्शन भी आपको पता होने चाहिए। तो एमाइलेज अपन ने माउथ में पढ़ा था, सेलाइवरी एमाइलेज। तो वो किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर भी वो उसी का काम करेगा। किसका डाइजेशन करेगा एमाइलेज? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अगला होता है टिप्सिन। अभी मैंने बताया था स्टोमक में पेप्सिन एंजाइम। जिस भी शब्द में एंजाइम के शब्द के लास्ट में सिन आएगा वो किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का। तो ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करेगा भाई? प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है। अगला आ जाता है लाइपेज। लाइपेज किससे रिलेटेड है? थोड़ा सा लिपिड से। किससे? लिपिड। यानी लिपिड को क्या बोलते हैं? फैट। तो लाइपेज किसका डाइजेशन करेगा? लिपिड या फैट का डाइजेशन। ये आपको सीधे 3 एंजाइम याद रख लेने पेनक्रिएटिक जूस के। ATL यानी एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इसके बाद आप हेडिंग लगा लो स्मॉल इंटेस्टाइन। एक मिनट। अगली हेडिंग लगा लो आप स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पहले बता दिया, 7 to 7.5 लॉन्ग ट्यूब होती है। कि लेंथ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब बाइल जूस जो लीवर से निकला था और आपके पेनक्रिएटिक जूस, वो दोनों कहाँ आ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो अब कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब का डाइजेशन ओवरऑल कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। एक शब्द याद रखना आपको, कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। यहाँ पर देखो, एक आपके बाइल जूस आ गया जो कहाँ से आया है? गाल ब्लैडर से। ठीक है। दूसरा आपके आ गया पेनक्रिएटिक जूस। कौन सा जूस? पेनक्रिएटिक जूस। और जो कहाँ से आया है? पेनक्रियाज। बाइल जूस में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, वो कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रिएटिक जूस में ATL बता रखे हैं आपको, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो वो डाइजेशन कर देंगे। और तीसरा आपके स्मॉल इंटेस्टाइनल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में
एक जूस निकलता है जिसका नाम होता है इंटेस्टाइनल जूस, जो किससे निकलता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। इंटेस्टाइनल ग्लैंड पहले बताया था कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे एक जूस रिलीज होता है जिसका नाम होता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो सभी न्यूट्रिएंट्स के लिए डाइजेशन के लिए मदद करते हैं। अपने एग्जाम के लिए एक आपको याद रखना है, इरिप्सिन। कौन सा याद रखना है? इरिप्सिन। इनसे आपको याद रह जाएगा कि ये किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन। तो अब देखो, इसके ये फैट का डाइजेशन कर लेंगे, इसमें एटीएल और ये इरिप्सिन कुल मिला के सभी न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन ज़्यादातर कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज़्यादा डाइजेशन और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 2 पॉइंट आप लिख लो। कंप्लीट डाइजेशन एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। कहाँ होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। एब्जॉर्प्शन पहले बताया था, मिनरल, वाटर एंड विटामिन, इनको हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती है। इन किन को? मिनरल्स, वाटर एंड विटामिन, इनका क्या होता है? डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। अब देखो, थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ आपको। ये क्या होती है? ऐसी बड़ी ट्यूब होती है, 7 to 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? ऊपर हेडिंग लगा लेना, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से? पहले तो नाम याद रखने हैं, डी, जे, आई। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको बोलते हैं ड्यूोडेनम। क्या होता है? उसके बाद जे, जे पे होता है जेजुनम। जे से क्या होता है भाई? जेजुनम। और आई, आई का मतलब होता है इलियम। आई का मतलब क्या होता है? इलियम। तो सबसे ज्यादा जो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो कहाँ होता है? ड्यूोडेनम में। तो आप लिख लेना, ज्यादातर डाइजेशन कहाँ होता है? ड्यूोडेनम में। और ज्यादातर एब्जॉर्प्शन वो कहाँ होता है आपके? जेजुनम। एब्जॉर्प्शन होता है। और ड्यूोडेनम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने बताया इसके 3 पार्ट होते हैं। मान लो एक यहाँ तक है, एक यहाँ तक है, एक ये है। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ड्यूोडेनम, उसके बाद जेजुनम और फिर इलियम। तो ड्यूोडेनम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट, और इसी में क्या होता है? ज़्यादातर डाइजेशन होता है। और जेजुनम में सबसे ज़्यादा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अंदर की लाइनिंग में कुछ फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं हर जगह पे। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर साइड में
फिंगर जैसे प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विली। ये होते क्या हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर जैसे दिखते हैं। स्ट्रक्चर लिख लो आप। इन विलय का आपको फंक्शन याद ध्यान रखना। ये विलय क्या काम करती है या किस में हेल्प करती है? जो भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, डाइजेशन के लिए आएगा, तो विलय क्या करती है? डाइजेशन का जो सरफेस एरिया उसको ये इंक्रीज करती है। विलय या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहीं पर भी अपनी बॉडी में किसी सिस्टम में आप पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन लिखना है। इंक्रीज सरफेस एरिया और डाइजेशन। डाइजेशन के लिए जो सरफेस एरिया वो बढ़ा देते हैं, ताकि क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन। एक बात मैं आपको बता दूं, स्टोमक में स्टोमक में जो फूड है वो 4 से 5 घंटे के लिए रहता है। कितने टाइम के लिए स्टोर रहता है? 4 to 5 आवर। 4 से 5 घंटे ये खाना हमारे कहाँ रुकता है? स्टोमक में रुकता है। ठीक है, अगला आप हेडिंग लगा लो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, टीजेआई, ड्यूडोनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडोनम सबसे बड़ा पार्ट होता है और इसमें सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। जेजुनम सबसे छोटा पार्ट होता है, इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विली यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको विली बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अगली हेडिंग आप लगा लो, लार्ज इंटेस्टाइन। अगली हेडिंग आप लगा लो, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन का आपको सिर्फ एक ही पंख, वैसे तो लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर बता दूं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। एक होता है सीकम, एक पार्ट का नाम क्या होता है? सीकम, जो सबसे बड़ा पार्ट है। फिर एक होता है कोलोन, सीकम के बाद क्या होता है? कोलोन। और तीसरा पार्ट जो होता है उसका नाम होता है रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट थे, ड्यूडोनम, जेजुनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम एलिमेंट्री कैनाल का सेकेंड लास्ट पार्ट, जहाँ पर डाइजेस्टिव वेस्ट जाके क्या होता है? टेम्पररी स्टोर होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन लिखना। देखो, एब्जॉर्प्शन तो मिनरल वाटर और विटामिन का कहाँ हो गया था? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन जो कुछ ज़्यादा पानी डाइजेस्टिव वेस्ट में बच जाता है, यानी एक्सेस वाटर या और साथ में मिनरल्स, उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोला मैंने? जो एक्सेस वाटर बच गया है डाइजेस्टिव वेस्ट में और कुछ मिनरल्स, उनका वापस से एब्जॉर्प्शन या री एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा? आपके लार्ज इंटेस्टाइन। ये फंक्शन आपको ध्यान रखना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ excess water and minerals, ये कहाँ पर होगा भाई? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद आपको हेडिंग लगानी है रेक्टम। रेक्टम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा वाला पार्ट, सबसे लास्ट वाला पार्ट। तो हेडिंग लगा लो रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है?
जो भी डाइजेस्टिव वेस्ट हो गया है, खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो भी वेस्ट बचा है वो टेम्पररीली कहाँ आके स्टोर हो जाएगा, रेक्टम। तो यहाँ लिख लेना डाइजेस्टिव वेस्ट इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन, ये हो गया रेक्टम। इसके बाद अपना कौन सा पार्ट आता है, एनएस, जो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है। एनएस से क्या होता है, जो आपके वेस्ट होता है डाइजेशन के बाद वेस्ट, वो बॉडी से पास आउट होता है। ठीक है, एनएस से वेस्ट बॉडी से पास आउट, ये इसका फंक्शन, ये लिख लेना है। ठीक है, एनएस से डाइजेस्टिव वेस्ट आपके बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल। एक बार हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन में मैंने बोला था क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाता है। एक लाइन में आपको डेफिनेशन इसकी याद करनी है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर। ठीक है, अगला हमने क्या देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है और एनएस पे खत्म होती है, और ये इसके बीच वाले पार्ट, इसकी लेंथ 10 to 12 मीटर लॉन्ग होती है, और इसकी लेंथ कहीं कहीं पर आपको 32 फीट भी मिली। अगला एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरह की ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होती है। एंडोक्राइन डक्टलेस होती है, यानी इनके कोई भी ट्यूब नहीं होती, तो ये अपना सीक्रेशन बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर करती है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्ट के साथ होती है, उनके डक्ट होती है, तो ये अपना सीक्रेशन बॉडी के बाहर करती है। कौन कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड तो और भी होती है, लेकिन हमारे डाइजेशन में जो हेल्प करने वाली है ये 5 है, सेलाइवरी, गैस्ट्रिक, लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन। लीवर आपके सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में या हमारे फूड में होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और वाटर, ये होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनका तो डाइजेशन होता है, हो जाता है हमारी बॉडी द्वारा, लेकिन जो मिनरल, विटामिन और वाटर है ये इनका डाइजेशन नहीं होता, इनको हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती है। डायरेक्ट क्या करती है, एब्जॉर्ब। इसके बाद हमने डायग्राम में देखा था एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ऊपर बक्कल कैविटी, फेरिंग्स बताया था, कॉमन पाथ फॉर फूड। फिर हमने इसोफेगस, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, स्टोमक, गाल ब्लैडर, बक्कल कैविटी, लीवर, पेनक्रियाज, रेक्टम, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपको देखा था हमने। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट है उनको शुरू से लास्ट तक एक एक करके देखा। माउथ में हमने देखा था सेलाइवरी ग्लैंड, जो टाइलिन और सेलाइवरी अमाइलेज का सीक्रेशन करती है और स्टार्च का डाइजेशन। उसके साथ एक एंजाइम आपको याद रखना है, लाइसोजाइम, ये बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। इसको खत्म करते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। कौन से बैक्टीरिया, जो फूड के साथ आ गए। उसके बाद डाइजेशन को क्या बोलते हैं, फिजियो केमिकल प्रोसेस। क्यों बोलते हैं फिजियो, यानी हमारे बक्कल कैविटी में क्या होते हैं, टीथ होते हैं, जो फिजिकली फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और फिर जो एंजाइम्स हमने पढ़े हैं वो केमिकली इनका डाइजेशन करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिजियो केमिकल प्रोसेस। के बाद हमने देखा था इसोफेगस, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, और फूड किस मूवमेंट से पेट तक या स्टोमक तक पहुंचते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, धीरे धीरे पहुंचता है, और इसकी लेंथ भी अगर आप लिखो तो 25 to
30 सेंटीमीटर होती है किसकी, ईसोफेज। वैसे ये पूछते नहीं है, आपको एलिमेंट्री कैनाल और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ याद रखनी है। फिर हमने देखा था स्टोमक। स्टोमक जे शेप्ड का ऑर्गन होता है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस HCl, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम से बनता है। HCl के 3 फंक्शन बताए मैंने, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को, जर्म्स को मारता है, और पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एक्टिव करता है, जो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन। जिस शब्द के एंजाइम के पीछे सिन आए वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, जो स्टोमक है उसकी इनर लाइनिंग से चिपक जाता है, जिससे HCl वहां पर नहीं जा पाता। ठीक है, तो ये स्टोमक की इनर लाइनिंग को HCl से प्रोटेक्ट करता है। फिर अपन ने क्या देखा था, फिर हमने देखा था लीवर, सबसे बड़ी ग्लैंड, बाइल जूस का सीक्रेशन करता है, जो कहाँ जाके स्टोर होता है, गाल ब्लैडर। फिर इसका फंक्शन, ये किस किस से मिलकर बना है, इसमें सोल्ट, सोल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के बारे में आपको बताता हूँ, एक डिजीज होता है जिसका नाम होता है जॉन्डिस। कौन सा डिजीज, जॉन्डिस, जिसको हम अपनी भाषा में हिंदी में बोलते हैं पीलिया। तो जॉन्डिस में क्या होता है, अपने जितने भी बॉडी के नाखून हो गए, आंखें हो गई, ये येलो कलर की हो जाती है। तो ये जो येलो कलर आता है ये किस कारण आता है, बिलीरुबिन के कारण। ये आपको एडिशनली ऐड कर लेना। ठीक है, एक बात मैं आपको स्टोमक में बता देता हूँ, अगर HCl ज़्यादा हो जाए, अगर HCl पेट में, क्या स्टोमक में ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाती है, एसिडिटी। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं। तो HCl और इनो, इनो में क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये तो हो गया एसिड और वो क्या हो गया, बेस। ये इनको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। तो एक शब्द आता है इनडाइजेशन, यानी खाने का नहीं पचना, इनडाइजेशन। तो पूछ ले इनडाइजेशन में क्या यूज करना है, तो इनडाइजेशन का मतलब होता है एसिड ज़्यादा हो जाना, इसलिए खाना पचता नहीं। उस समय आपको क्या यूज करना है, एक तो आप लेते हो इनो, और एक आपको याद रखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लेना है आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, MgOH गोल्ड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दोनों का काम क्या होता है, सेम। एक आपने बेकिंग सोडा नाम सुना होगा, NaHCO3, बेकिंग सोडा, जो बेकरी प्रोडक्ट के लिए यूज होते हैं, बेकरीज में यूज होते हैं। इन सारा का काम क्या है, इनडाइजेशन, यानी जहाँ एसिड ज़्यादा हो जाए उनको न्यूट्रलाइज करने का काम किसका होता है, इनका होता है। फिर हमने क्या देखा था, लीवर देख लिया। फिर बाइल जूस, बाइल जूस का काम क्या देखा था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी फैट या लिपिड का डाइजेशन। ठीक है, और बाइल जूस क्या करता है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। पेनक्रियाज देखा था, पेनक्रियाज से मिक्स्ड ग्लैंड, पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन और एक्सो, यानी दोनों तरह की होती है। एंडोक्राइन से तो इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज होता है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस डिजीज होता है। इसमें होता क्या है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। और एक्सोक्राइन क्या होता है, पेनक्रेटिक जूस रिलीज करता है, जो जिसके अंदर 3 एंजाइम होते हैं, ATL, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये स्टार्च का, ये प्रोटीन का और ये लिपिड का डाइजेशन का। इसके बाद हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन, जो 7 से 7.5 यानी 7 to 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। और बाइल जूस आ जाएगा इसके अंदर, पेनक्रेटिक जूस आ जाएगा, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या आ जाएगा, इंटेस्टाइनल जूस। ये सभी का डाइजेशन हम फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। और इसमें एक आपको याद रखना है इरिप्सिन, सिन आ गया तो प्रोटीन का डाइजेशन। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन करता है, और एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का, वाटर, मिनरल और विटामिन। फिर मैंने इसकी स्ट्रक्चर बताई थी, 3
पार्ट होते हैं DJI यानी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम सबसे बड़ा पार्ट होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, और जेजुनम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको विली बोलते हैं, जो क्या करते हैं, डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके बाद हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। रेक्टम सबसे लास्ट वाला पार्ट देखा था, और इसका फंक्शन क्या होता है, जो भी एक्सेस वाटर डाइजेस्टिव वेस्ट के अंदर बचा है तो ये एब्जॉर्ब करते हैं या री एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद रेक्टम में डाइजेस्टिव वेस्ट कुछ टाइम के लिए टेम्परेली स्टोर होता है, और एनएस के द्वारा वो वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जहाँ तक उम्मीद है इस टॉपिक से ये कोई भी क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, आपको इसको कंप्लीट रिवीजन करना है 3, 6, 5 बार, तब आपको ये याद होगा। ठीक है, धन्यवाद।